अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके बताता हूँ। इन हाउ मेनी वे 3 पेंसिल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 पेंसिल। तो सबसे पहले ये कीवर्ड है सेलेक्टेड। जब भी आपको सेलेक्टेड दिखे तो समझ जाइए कॉम्बिनेशन का केस है। अब कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए कॉम्बिनेशन का केस है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, कितने तरीके से आप 3 पेंसिल को सेलेक्ट कर सकते हैं 5 पेंसिल में से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये आपके सामने 5 पेंसिल है। तो n कितना हो गया, 5 हो गया ना। और आपको कितना पेंसिल सेलेक्ट करना है, 3 पेंसिल सेलेक्ट करना है, तो r कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो NC3 निकाल लीजिए, NCR का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा 5C3। तो 5C3 में आपको फॉर्मूला मैंने आपको यूज करना बताया ना अभी, क्या होता है बताइए। 5C3 कैसे यूज करेंगे, 5C3 कैसे यूज करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, मैं सही से लिख के बताता हूँ दोस्तों। NCR का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पे क्या है 5C3 है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 कितना होगा, फैक्टोरियल 2। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है बताइए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 इंटू 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा 10। तो 10 तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आपके सामने एक ग्रुप है 7 लड़कों का और 6 लड़कियों का, जिसमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां को आपको सेलेक्ट करना है। फिर से सेलेक्ट करना है, जब भी ये वर्ड दिखे समझ जाइए कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 7 लड़कों में से और 6 लड़कियों में से 3 लड़का और 4 लड़के, सॉरी हाँ 4 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसे थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ सही तरीके से। ठीक है, तो 7 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स में से 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से ये कर सकते हैं, आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोस्तों देखिए समझिए, यहाँ पे 2 काम है। पहला काम है बॉय का सिलेक्शन और दूसरा काम है गर्ल्स का सिलेक्शन। तो पहले हम लोग एक एक काम कर लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि 7 लड़कों में से 3 लड़कों को कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो 7C3 वे में, राइट। और आप ये बताइए मुझे कि 6 लड़कियों में से 4 लड़कियों को कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो 6C4 वे में। और हमारा काम कब होगा, जब ये दोनों सिलेक्शन होगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। दोस्तों प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये बताता है कि जब आपका काम यहाँ पे 2 काम, यहाँ पे समझिए 2 काम है। पहला काम है 7 में से 3 को सेलेक्ट करना, 7 लड़कों में से 3 लड़कों को सेलेक्ट करना। दूसरा काम है 6 लड़कियों में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट करना। और एक ओवरऑल काम है कि ये काम करना। तो हमारा काम कंप्लीट कब होगा, जब ये दोनों इंडिविजुअल काम कंप्लीट होगा ना दोस्तों। तो ऐसे केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है। आप मुझे ये बताइए कि 7C3 का वैल्यू कैसे निकालिएगा। जरा फॉर्मूला को यूज करते हैं दोस्तों। देखिए 7C3 निकालना सीखते हैं। मैं यहाँ इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7C3 कैसे निकलेगा बताइए दोस्तों। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए तुरंत निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए 7C3 बोला है ना दोस्तों, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यही होगा ना 7C3। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए कि फैक्टोरियल 4, आप जब 7 फैक्टोरियल को 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। और जब फैक्टोरियल 4 निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये तो कैंसिल हो गया ना दोस्तों, ये तो दिमाग में कैंसिल कर लीजिए ना, क्यों इतना लिखना है। आप ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 4 गया तो बचा क्या, 5 गुने 6 गुने 7। अच्छा, फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 5 7 जा 35। तो इसका वैल्यू आ गया आपको 35। ठीक है, अब जरा बचा 6C4 निकालते हैं। अब बताइए 6C4 कैसे निकाला जाएगा। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ 6C4 कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख दीजिए 6C4, ऊपर लिख दीजिए फैक्टोरियल 6, नीचे लिख दीजिए फैक्टोरियल 2, फिर लिख दीजिए फैक्टोरियल 4। खुद सोचिए, फैक्टोरियल 6 में से फैक्टोरियल 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 इंटू 5 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 इंटू 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 15, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 525 वेज। सो देयर आर 525 वेज, 525 तरीके हैं जिससे आप लोग 4 लड़कियां और 3 लड़के को सेलेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें आपको क्लियर है। मैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि 2 अनबाइस्ड डाइस को थ्रो किया गया। ठीक है, 2 को हमने थ्रो किया।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस शो सेम नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस जो है सेम नंबर शो करेगा, मतलब एक पे 2 आए तो दूसरे पे भी 2 आए, एक पे 3 आए तो तीसरे पे भी 3 आए, एक पे 4 आए तो तीसरे पे 4 आए। तो ये है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए दोस्तों, जब आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 2 चीज़ देखना है, नंबरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा। नंबरेटर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबरेटर क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिनोमिनेटर क्या होता है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको मैं एक एक चीज़ कंसेप्चुअली समझाऊंगा दोस्तों, सब ध्यान समझिए। यदि आप ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर निकालिए तो आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बोथ द डाइस शो सेम नंबर। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर बताइए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है ये बताइए। जब आप 2 अनबाइस्ड डाइस को थ्रो करेंगे, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे शो किया हुआ है, जैसे एक 1 1 हो गया, यहाँ देखिए लिखा है ना 1 1 1 2 1 3, फिर नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, नेक्स्ट पेज में क्या मिलेगा, देखिए 1 4 1 5 1 6। पॉसिबिलिटीज की यदि हम बात करें तो एक होगा हमारा 1 1, ठीक है, फिर होगा हमारा 1 2, फिर होगा 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर क्या होगा दोस्तों 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके 3 1 3 2 3 3 4 3 4, ऐसे करके आप देखेंगे तो 36 पॉसिबिलिटीज आएगा, राइट। तो आपकी जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में यानी NS जो है उसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36 है। अब दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर, यानी दोनों डाइस जो है सेम नंबर शो करेगा। आप बताइए तो ऐसा कितना केस होगा जिसमें दोनों डाइस जो है सेम नंबर शो करेगा। तो आपका जो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा वो हो जाएगा दोस्तों, बताइए एक क्या होगा, 1 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है दोस्तों 2 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 3 हो सकता है, फिर 4 4 हो सकता है, फिर 5 5 हो सकता है, और फिर 6 6 हो सकता है। यहाँ यही 6 केस है ना जिसमें दोनों डाइस जो है सेम नंबर शो करेगा। तो NA कितना हो जाएगा 6, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, NA डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू 6 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/6। देखिए ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये सही आंसर है। पहला क्वेश्चन का आंसर है 1/6। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में है कि फर्स्ट डाई शो 6, पहला डाई जो है वो 6 शो करे। चलिए ठीक है, हमारा NS तो पता है हमें, NS कितना है 36। अब इवेंट A क्या है कि द फर्स्ट डाई शो 6, पहला डाई को क्या शो करना है, 6 शो करना है। तो पहला डाई यदि 6 हो रहेगा तो दूसरा 1 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है, फिर दूसरा 4 हो सकता है, फिर दूसरा 5 हो सकता है, या दूसरा 6 हो सकता है। मतलब 6 तरीका है, राइट। तो A कितना हो जाएगा, NA कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो PA क्या हो जाएगा बताइए, NA अपॉन NS, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/6। तो फर्स्ट डाई शो 6 हो जाएगा 1/6। चलिए अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डाइस, द टोटल नंबर ऑन द डाइस इज 8। अच्छा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 होगा, ऐसा कितना केस है। तो फ्रेंड्स देखिए NS तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है वो तो 36 ही रहेगा। इवेंट A मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाइस ऑन द टोटल नंबर ऑन द डाइस इज 8, इवेंट A है। तो ऐसे कितने केस है जिसमें टोटल नंबर 8 है बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले एक साथ तो होगा नहीं, 2 6 हो सकता है, या 6 2 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, या 5 3 हो सकता है, हाँ, और 4 4 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या 8 पुराने का, नहीं हो सकता है। तो NA कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट A कितना हो गया 5 हो गया। तो दोस्तों PA क्या हो जाएगा, PA होता है NA अपॉन NS, कितना हो जाएगा 5/36। तो हमारा PA हो जाएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A हो जाएगा 5/36। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 5/36। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अनबाइस्ड कॉइन को आपने साइमल्टेनियसली टॉस किया, ये एग्जांपल नंबर 2 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मेजॉरिटी ऑफ हेड। ये 2 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने सैंपल स्पेस को देखते हैं। आपने क्या किया है दोस्तों, दो अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किया है ना। पहले सैंपल स्पेस देखते हैं दोस्तों। सैंपल स्पेस यानी इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आ सकता है बताइए। जब आप दो कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि पहला एलिमेंट ये हो सकता है दोस्तों कि आपका दोनों हेड आ जाए। फिर दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है कि पहला हेड है दूसरा टेल आए। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों कि पहला टेल आए दूसरा हेड आए। चौथा क्या हो सकता है दोस्तों, दोनों टेल आ जाए। यही तरीका है ना कि 4 मतलब और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या बताइए आप।
और कुछ पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो दोस्तों 4 हमारा NS कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 4 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो मान लीजिए कि इवेंट ए है जो कि डिनोट कर रहा है गेटिंग 1 टेल। तो दोस्तों एक टेल आने की संभावना किसमें किसमें है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब समझिए कम से कम एक टेल, मतलब क्या हुआ, एक से कम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा वहाँ पे सतर्क हो जाइए। एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक टेल तो रहना ही चाहिए, एक से ज़्यादा चलेगा लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। तो एक टेल वाला कौन कौन सा केस है, देखिए एक HT हो सकता है, ठीक है, एक आपका TH हो सकता है और एक आपका TT हो सकता है। यही 3 केस हो सकता है ना। HS तो होगा नहीं क्योंकि HS में तो एक टेल भी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर सैंपल आवर इवेंट इज हाउ मच, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपका PA क्या हो जाएगा, NA/NS। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3/4, यही आंसर हो जाएगा 0.75। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर A का आंसर है 3/4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेजॉरिटी ऑफ हेड, मतलब मेजॉरिटी जो रहे वो क्या रहे, हेड रहे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ हेड समझ रहे हैं कि हेड ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू टेल। तो वो कब हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ हेड मतलब हेड ज़्यादा रहे तो एक ही केस में हो सकता है ना, HH में। HT में तो होगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर है, TH में भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। एक ही केस है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ हेड है। तो NA क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा 1 क्योंकि एक ही केस है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ हेड है। तो PA क्या हो जाएगा सेकंड केस में, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। NA/NS इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि एक बैग के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये बैग है, इसके अंदर 10 वाइट बॉल है, 11 ब्लैक बॉल है। यदि 2 बॉल को साइमल्टेनियसली आपने ड्रॉ किया, 2 बॉल को जो है एक साथ दोस्तों आपने निकाला, ठीक है। इफ यू ड्रॉ 2 balls साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बैग, then find the probability of getting both white bag, 1 white and 1 black ball and no white ball। चलिए ये सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बॉल की बैग की बात हो रही है तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सैंपल स्पेस को डिसाइड करना है, यानी ना सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो सैंपल स्पेस यहाँ पे है क्या कि आपको 10 वाइट और 11 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल को ड्रॉ करना है। तो एक 2 काम है आपको, 10 वाइट से दोस्तों आपको क्या करना है, टोटल 10 वाइट और 11 ब्लैक को आप जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 21 बॉल हो जाएगा, राइट। तो उस 21 बॉल से आपको 2 बॉल को ड्रॉ करना है। अब दोस्तों जब बॉल को ड्रॉ करेंगे तो आप ये बताइए कि ये सिलेक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है, कैसे बताइएगा आप। तो यहाँ पे आप किस ऑर्डर में ड्रॉ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस निकालना है, राइट। ऑर्डर डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस इज द केस ऑफ सिलेक्शन। सो आवर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी 21C2। यानी 21C2 का मतलब समझते हैं ना कि 21 बॉल में से हमें क्या करना है, 2 बॉल को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली ड्रॉ किया है ना आपने। और ये तो पता नहीं है कि अलग अलग तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि 10 वाइट अलग से निकाल रहे हैं, ये तो मिक्स है, राइट। आप कोई भी 21 बॉल में से 2 बॉल उठा रहे हैं तो 21C2 हो जाएगा। अब 21C2 का जरा वैल्यू आप बता दीजिए कितना होता है दोस्तों। तो 21C2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2, यही होगा ना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 20 इंटू 21 में, और ये कितना कैंसिल हो जाएगा 2 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी 210 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 210। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ वाइट बॉल, यानी दोनों के दोनों क्या है, वाइट बॉल आए। अब दोस्तों कैसे बताएंगे कि दोनों वाइट बॉल हैं। तो दोनों वाइट बॉल तब आएंगे ना दोस्तों, दोनों के दोनों वाइट बॉल तब होंगे कि जब दोनों बॉल को आपने इससे सेलेक्ट किया हो, 10 वाइट से सेलेक्ट किया हो, राइट। तो आपका जो नंबर ऑफ इवेंट होगा, ठीक है, इन फर्स्ट केस, हम लोग फर्स्ट केस की बात करें, बोथ वाइट बॉल, वो तब होगा कि जब आपने टोटल वाइट बॉल कितने हैं, 10 वाइट बॉल हैं, तो 10 में से 2 आपने सेलेक्ट किया, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 45। तो NA आपको 45 मिल गया, तो PA क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा 45 अपॉन 210, ठीक है। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो होगा, यही आंसर होगा 45 अपॉन 210। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो और आसान रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल।
अब दोस्तों बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो बॉल मिला उसमें एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, कैसे निकालिएगा इसे बताइए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो एक वाइट आएगा, तो आपके पास वाइट कितने हैं, 10 हैं, तो 10 में से एक को सेलेक्ट किए और फिर उसके बाद इनटू, मतलब दोनों काम है ना, एक वाइट और एक ब्लैक कितने हैं, 11, तो 11 में से आपने एक सेलेक्ट किए, ठीक है, तो ये आपका NA हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए। तो 10C1 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 11C1 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना बार में 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 110। तो आपको NA मिल गया 110, सो PA क्या हो जाएगा 110 अपॉन 210, ठीक है, यानी 11 अपॉन 21, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड केस का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है नो वाइट, मतलब कोई भी वाइट ही नहीं आए, ठीक है, तो नो वाइट मतलब कि पहला वाला में भी वाइट नहीं आए, दूसरा वाला में भी वाइट नहीं आए, ठीक है। और तो आप मुझे ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नो वाइट है दोस्तों, कि मतलब दोनों में से कोई वाइट ही नहीं आए, मतलब दोनों को आप कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक से सेलेक्ट कर रहे हैं, सो 11C2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11C2 का वैल्यू बता दीजिए, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2। दोस्तों ये कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 अपॉन 2 यानी 5 इंटू 11 यानी 55। तो NA आपको मिल गया कितना, NA मिल गया आपको 55, सो PA क्या हो जाएगा दोस्तों 55 अपॉन एन टोटल कितना है 210, तो ये दिस विल गिव यू PA। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों कॉन्सेप्ट। चलिए एग्जाम्पल 3 हमने सॉल्व किया, मैं एक ही एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। 6 मैगजीन्स आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ सेल्फ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ मैगजीन शैल बी ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, शैल बी ऑलवेज टुगेदर और नेवर टुगेदर। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 6 मैगजीन्स हैं जिनको रैंडमली प्लेस किया गया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि, तो फ्रेंड्स हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि पेयर ऑफ मैगजीन जो है हमेशा एक साथ रहेगा तो उसे हम लोग एक सिंगल मैगजीन मानेंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने पेयर हैं, जैसे देखिए एग्जांपल समझिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक पेयर हो गया, राइट, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा सही से समझाता हूँ दोस्तों, इसको समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 6 मैगजीन है, ये मान लीजिए मैगजीन 1 मैगजीन 2 मैगजीन 3 मैगजीन 4 मैगजीन 5 मैगजीन 6, कितने पेयर हो सकते हैं ये बताइए आप। देखिए ये पहला पेयर होगा, ठीक है, ये दूसरा पेयर होगा, ये तीसरा पेयर होगा, ये चौथा पेयर होगा, ये पांचवा पेयर होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 5 पेयर्स हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैगजीन काउंट नहीं करना है, पेयर्स को काउंट करना है। यू हैव 5 पेयर्स, राइट, देयर 5 पेयर पॉसिबिलिटी। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ पे अरेंजमेंट का केस है, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 1 आगे है या 2 आगे है, तो अरेंजमेंट का केस है। तो आपको पता है दोस्तों कि 5 पेयर ऑफ मैगजीन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे, तो दिस कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। 5 फैक्टोरियल वेज में आप 5 पेयर ऑफ मैगजीन को अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये फैक्टोरियल 5 क्या है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी 120 वेज में। तो 120 वेज में दोस्तों आप इस 5 पेयर ऑफ मैगजीन को अरेंज कर सकते हैं। अब और खासकर जिस दोनों मैगजीन को जिसको आप एक पेयर मान रहे हैं वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, तो वो कितने तरीके से में अरेंज हो सकते हैं, तो वो फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज हो सकते हैं। अ सिंगल पेयर कैन ऑल्सो अरेंज इटसेल्फ इन फैक्टोरियल 2 वेज, राइट। सो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 यानी 2। तो टोटल आपका कितना वेज हो गया, 120 इंटू 2 यानी 240 वेज। तो आपको NS मिल गया, सैंपल स्पेस कितना मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन में क्या था कि 2, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑलवेज टुगेदर, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, फैक्टोरियल 6। ये आपका है NS, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, फैक्टोरियल 6, और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, एलिमेंट्स कितने हैं, 240, ठीक है। ये 240 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ मैगजीन शैल ऑलवेज टुगेदर, तो आप 2 को 1 मान लीजिए ना, वही तो हमने किया, हमने 2 को 1 मान लिया, एक पेयर बना लिया। तो कितने पेयर बने, 5 पेयर बने, और 5 पेयर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं इतने वेज में। लेकिन दोस्तों एक पेयर के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, हो सकता है कि 1 2 पहले आए या 2 1 पहले आए। तो एक पेयर के अंदर दोस्तों फैक्टोरियल 2 वेज में हम उसे अरेंज कर सकते हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 हमारे नॉमिनेटर में रहेगा, और यदि हम पी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ए निकालेंगे तो हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। सो 240 फैक्टोरियल इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, तो फैक्टोरियल इसका वैल्यू होगा 720, 240 अपॉन 720 यानी 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कभी साथ में नहीं हो, ठीक है। तो कभी साथ में नहीं हो मतलब कैसे निकालिएगा, तो टोटल जितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैं उसमें से जब साथ में है उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कभी कितने केस में साथ में नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसे पता कीजिएगा, तो अभी हमने निकाला ना कि 480 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 240 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे साथ में है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, फैक्टोरियल 6 यानी 720। तो दोनों आपको माइनस कर लेंगे तो यानी कि 480 केस ऐसे होंगे यहाँ पे वो साथ में नहीं होंगे, राइट। तो हमारा नॉमिनेटर में 480 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 720 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहा है कि जो रैंडम वर्ड है, रैंडम वर्ड के जो लेटर हैं उसको आपने अरेंज किया रैंडमली, तो क्या चांस है कि दो लेटर ए और ओ जो है एक्सट्रीम पे हो, एंड पे हो। दोस्तों ये सभी सवाल, जब लेटर का सवाल, ये सभी सवाल परमुटेशन का सवाल होता है, ठीक है। ऑल दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू परमुटेशन। तो फ्रेंड्स देखिए रैंडम में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, राइट। तो आप ये बताइए दोस्तों कि 6 लेटर को आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 वेज में, यानी 1 × 3 2 × 3 × 4 × 5 × 6 यानी 720 वेज में आप 6 लेटर को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ये दिस इज द वे, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 लेटर कैन बी अरेंज इज फैक्टोरियल 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 720। अब कह रहा है कि दोनों लेटर ए और ओ जो है ना एक्सट्रीम पे आए, तो आप एक काम कीजिए ना कि ए और ओ को एक्सट्रीम पे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, बचा कितना 4 लेटर। तो ये जो बीच के 4 लेटर हैं इसको आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको आप फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं, राइट। इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ए और ओ है इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं, या तो ओ पहले आ जाए या ए बाद में आ जाए, मतलब इसको भी आप फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज कर सकते हैं। 2 तरीका है। तो कुल मिलाकर कितना तरीका हो गया, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 4 कितना होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 4 होता है 1 × 2 × 3 × 4 और × 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 16 16 3 जा 48, तो 48 वेज हो जाएगा। तो आपका NA मिल गया 48 और टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना है 720, तो आपका आंसर हो जाएगा 48/720, ठीक है, ये चांस है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जो लेटर दिया हुआ है वो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में भी 6 लेटर है। तो क्या चांस है कि पहला लेटर वॉवेल आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। तो सबसे पहले बात मुझे ये बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं आपके। तो 6 लेटर को आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे 720, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है। पहला चीज़ आपको ये करना है। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि वॉवेल्स, पहला लेटर क्या है वॉवेल आए, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कितने वॉवेल हैं इसमें, AEUAE 3 वॉवेल हैं, राइट। तो 3 वॉवेल है दोस्तों। तो पहला लेटर यदि वॉवेल होगा, मान लीजिए कि ये लेटर का अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है वॉवेल है, ये क्या है दोस्तों आपका वॉवेल है। तो ये तो आपने फिक्स कर लिया वॉवेल। तो बाकी जो 5 जगह हैं 1 2 3 4 5, इसको आप किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 में अरेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब जो ये पहला लेटर है, ठीक है, तो ये जो वॉवेल यहाँ पे जो पहला प्लेस में जो आप वॉवेल को ये यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का काम है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके पास 3 वॉवेल हैं, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। बेसिकली यही तो हो रहा है, आपका काम कब कंप्लीट होगा, तो पहले तो आप इन 5 को आप अरेंज कर लेंगे, जो कि आप फैक्टोरियल 5 में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फर्स्ट लेटर है दोस्तों, ये फैक्टोरियल 5 कैसे आ रहा है आपको पता है। देखिए फैक्टोरियल 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि 5P4
ठीक है, मतलब वी हैव 5 लेटर एंड वी हैव टू अरेंज 4 ऑफ देम। तो ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला फर्स्ट है आपका, फर्स्ट जो वॉवेल है, फर्स्ट वाले को फिल करने का हमारे पास कितना तरीका है ये बताइए। तो हमारे पास कितने वॉवेल है, 3 वॉवेल है, जिसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, यानी 3 तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120। तो आपका काम कम कंप्लीट होगा जब 3 और 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 360। मतलब 360 वे में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो आपका नंबरेटर में हो जाएगा, एन ए मिल गया आपको 360, तो 360 आपका नंबरेटर हो गया और 720 आपका डिनोमिनेटर हो गया, यानी कितना हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया दोस्तों 1/2। सेकेंड पार्ट को देखिए, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आर अल्टरनेट बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले कॉन्सोनेंट आया, फिर वॉवेल आया, फिर कॉन्सोनेंट आया, फिर वॉवेल आया, फिर कॉन्सोनेंट आया, फिर वॉवेल आया, ये है। ठीक है, तो दोस्तों आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो पता है कितने हैं, 6 हैं। और इस 6 वर्ड्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 वे में अरेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, यानी 720, यानी NS जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है वो कितना है आपका 720 है। अब जरा देखते हैं कि ऐसा कितना केस बन सकता है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि कॉन्सोनेंट के लिए कितना प्लेस है, 1 2 3। तो कॉन्सोनेंट को 3 जगह पे कितने तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 वे में, यानी 6 तरीके से। वॉवेल के लिए कितना जगह है 1 2 3, तो वॉवेल को 3 जगह में कितने तरीके से हटा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वॉवेल क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी 36। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही वॉवेल है, 3 ही कॉन्सोनेंट है, इसीलिए 36/720 इसका सही आंसर है। चलिए, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस जो दोस्तों इसी को क्लियर करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विल बी रेड और पिक्चर कार्ड। ठीक है, अब दोस्तों एक सवाल है आपके सामने कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि आपके पास एक पैक्स ऑफ कार्ड है, कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने निकाला है उस पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड सिंगल कार्ड निकाला है, या तो वो रेड होगा या वो पिक्चर कार्ड होगा। देखिए 2 चीज़ है, तो आप क्या कीजिए, एक इवेंट बना लीजिए कि आपको जो है रेड कार्ड आ रहा है, ए इवेंट क्या है रेड कार्ड आने की इवेंट, और बी इवेंट बना लीजिए कि आपको पिक्चर कार्ड आ रहा है। आपको थोड़ा मोड़ा तो जानकारी होगा इसके बारे में, एक कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड में, और रेड कितने होते हैं, फिर आपके पिक्चर कार्ड कितने होते हैं दोस्तों। तो आपको पता है ना दोस्तों 2 तरह का कलर होता है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं, ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, इसमें से 26 रेड होते हैं, राइट, और 26 दोस्तों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों 26 रेड है और 26 क्या है दोस्तों ब्लैक है। अब यदि हम बात करें पिक्चर्स की, ठीक है, तो दोस्तों पिक्चर्स कैसे होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें स्पेड, क्लब, हर्ट और ऐसे करके चार कैटेगरी में से डिवाइड किया जाता है, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल दे देता हूँ क्या क्या होता है, क्योंकि देखिए जो प्रोबेबिलिटी पे सवाल पूछा जाएगा ना उस पे सवाल रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टेबल समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए ऐसा होता है कि टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में दोस्तों पहला होता है स्पेड, ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों क्लब, तीसरा होता है दोस्तों डायमंड, और चौथा होता है दोस्तों आपका हर्ट। ठीक है, तो ये जो डायमंड और हर्ट है ना ये रेड होता है, और ये जो स्पेड और क्लब है ना ये ब्लैक होता है। तो टोटल आपका 26 ब्लैक हो गया, 26 रेड हो गया। अच्छा, अब इस स्पेड के अंदर दोस्तों एक किंग आएगा, ठीक है, एक क्वीन आएगा, एक जैक आएगा और एक एस आएगा, क्योंकि दोस्तों प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो इसका जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस आएगा। ठीक है, उसी तरह इससे भी दोस्तों एक किंग आएगा, एक क्वीन आएगा, एक जैक आएगा, एक एस आएगा। डायमंड में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। ठीक है, और इसे भी हर्ट में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पेड में कितने होंगे, तो देखिए 13 यहाँ पे होंगे, 13 यहाँ पे होंगे, 13 यहाँ पे होंगे, 13 यहाँ पे होंगे। टोटल आपके कितने होंगे, टोटल आपके होंगे दोस्तों, टोटल आपके 52 हो गए। ठीक है, तो टोटल आपके यहाँ पे
चार तो आपने देख लिया, किंग क्वीन जेक और एस, है ना, तो ये आपने देख लिया। तो स्पेड 13 होते हैं। ये आप डायमंड देखिए, रेड के 2 हो गए, रेड के 2 पार्ट हो गए, और ब्लैक में भी 2 पार्ट, रेड के 26, ब्लैक के 26। रेड में आते हैं डायमंड और हर्ट, और ब्लैक में आते हैं स्पेड और क्लब। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। अब दोस्तों किसी भी सूट में बात करें तो एक एस होगा, ठीक है, एक जैक होगा, एक किंग होगा, उसके अलावा दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी होते हैं। ठीक है, तो और आपके टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों, बता सकते हैं फेस कार्ड कितने होंगे? फेस कार्ड को पिक्चर कार्ड भी कहा जाता है। तो आप खुद देखिए ना, इसमें कितने फेस कार्ड है? 4। यहाँ कितने फेस कार्ड है? 4। यहाँ कितने फेस कार्ड है? ठीक है दोस्तों, फेस कार्ड में एस को नहीं लिया जाता है, किंग क्वीन और जैक को ही लिया जाता है। ठीक है, किंग क्वीन और जैक को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फेस कार्ड किसको किसको कहते हैं? किंग को, क्वीन को और जैक को। तो इसमें फेस कार्ड कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? 3। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 × 4 = 12। समझ में आ गया दोस्तों? ये आपको कार्ड के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दे दी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको एक बार। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों टोटल कितने कार्ड होते हैं? टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसको दोस्तों उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लैक कितने हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक है 26, और दोस्तों रेड कितने हैं? रेड है 26। ब्लैक को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक होते हैं स्पेड, ठीक है, और एक होते हैं दोस्तों हमारे क्लब। स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं 13। क्लब कितने होते हैं? क्लब होते हैं 13। रेड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं डायमंड, और दोस्तों एक होते हैं हमारे हर्ट। ठीक है, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हर एक सूट में एक एस होगा, एक आपका किंग होगा, एक आपका क्वीन होगा, और एक आपका जैक होगा। और ये तो 4 हो गया, और बाकी ये बाकी 9 कितने? 9 का क्या क्या होंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो किंग है, ये जो क्वीन है, और ये जो जैक है, इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे बताइए? टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे दोस्तों आपके 3 × 4 = 12, यानी इसे ही हम लोग पिक्चर कार्ड भी कहते हैं। आपको चीज़ें क्लियर हो गई? आप इस क्वेश्चन में आ जाइए। क्या कह रहा है? आपने 2 इवेंट तो बनाए, पहला इवेंट है रेड कार्ड आना और दूसरा इवेंट है पिक्चर कार्ड आना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो आपने निकाल लिए। तो PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए क्या है? गेटिंग अ रेड कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। उसमें से रेड कार्ड कितने होते हैं बताइए? 26। तो 26/52 यानी 1/2। अच्छा, PB प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट बी है ना, इवेंट बी क्या है? पिक्चर कार्ड। कितने पिक्चर कार्ड होते हैं? 12 पिक्चर कार्ड होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/13 आएगा, राइट। तो आपने दोनों इवेंट का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब ये बताइए कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? आप सेट थोड़ी पढ़े है ना, ये एक सेट है, ये एक सेट है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो क्या कुछ ऐसे रेड कार्ड होते हैं जो कि पिक्चर कार्ड होंगे? बताइए, ऐसा कुछ है क्या? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ना कि जो रेड कार्ड होते हैं, मैं एक फिर से बताता हूँ, जो रेड कार्ड 26 होते हैं, इनमें 2 पार्ट होता है। इनमें एक डायमंड होता है, और एक क्या होता है दोस्तों? डायमंड, और एक क्या होता है? एक आपका हर्ट होता है। ठीक है, और इस डायमंड के अंदर दोस्तों किंग, क्वीन और जैक, यहाँ भी इसके अंदर भी क्वीन, क्वीन और जैक, मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी 6 कार्ड ऐसे हैं जो कि रेड भी हैं और पिक्चर कार्ड भी हैं। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 6 है। ये चीज़ समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत बेसिक सा चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना है दोस्तों? 6 है। तो इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों, मैं आपको शो कर रहा हूँ दोस्तों, PA इंटरसेक्शन B = 6/52 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 6 ऐसे कार्ड है जो कि A में भी है और B में भी है, दोनों में इंटरसेक्शन में है। आपसे सवाल क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी अ रेड और अ पिक्चर कार्ड, या तो रेड हो या पिक्चर कार्ड हो। जब और वर्ड लिखा रहे ना, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बेसिक सा चीज़ है, सेट थ्योरी का बेसिक चीज़ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपको बताना है PA यूनियन B कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया था ना एडिशन थ्योरम में, याद कीजिए, एडिशन थ्योरम में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, क्या बताया था दोस्तों? PA यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। ये बेसिक फॉर्मूला है, तो आप निकाल सकते हैं। PA कितना है हमारा? 1/2। PB कितना है हमारा? 3/13। PA इंटरसेक्शन B कितना है हमारा? 6/52।
तो आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8/13। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्तों? मैंने एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी से समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग 1 by 1 विथ 2 white and 3 black बॉल। देखिए एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों, 2 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। उसमें से आपने क्या किया कि 2 बॉल निकाला, 2 बॉल को ड्रॉ किया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल जो हो वो वाइट हो? ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल हो वाइट हो? तो एक एक करके ड्रॉ कर रहे हैं, 1 by 1 लिखा है, मतलब पहले मैंने एक बॉल निकाला और फिर मैंने दूसरा बॉल निकाला, राइट। चलिए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकेंड बॉल है वो वाइट है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली ये हो क्या रहा है दोस्तों कि 2 बार हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि A1 एवेंट है। A1 क्या है? एवेंट है कि जो पहला बॉल हमने निकाला वो वाइट है, पहला बॉल जो निकाला वो क्या है? वाइट है। A2 एक एवेंट है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला जो बॉल हमने निकाला वो क्या है? ब्लैक है। और फिर बी मान लीजिए एक एवेंट है जो कि दूसरा बॉल हमने निकाला वो क्या है? वाइट है। तो इस प्रकार से पहले हम लोग एवेंट को डिफाइन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल वाइट है, यानी PV आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में एक फॉर्मूला बताया था, एक बार मैं आपको शो करता हूँ दोस्तों वो फॉर्मूला। लेट मी शो यू द फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों, ये वाला हाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। दोस्तों देखिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि PB, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने का प्रोबेबिलिटी वो किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों? ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, मान लीजिए A1 पहले हो गया, मतलब आपका जो पहला बॉल आपने निकाला वो वाइट आ गया, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1 हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A2 हैज ऑकर्ड। तो बेसिकली B का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है दोस्तों। इसको ना एक तरीके का डायग्रामेटिकली डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो A1 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, या तो A1 हो सकता है या A2 हो सकता है। मान लीजिए कि पहला इवेंट में या तो व्हाइट बॉल आ जाए या आपका ब्लैक बॉल आ जाए, यही हो सकता है। मान लीजिए पहला इवेंट में आ गया व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल इवेंट में पहला इवेंट में क्या आया? व्हाइट बॉल आया, इसीलिए हमने लिखा PA1, मतलब पहला जो बॉल हमने निकाला वो क्या आया? व्हाइट आया। तो अब इसीलिए लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, पहला ड्रॉ में जो है व्हाइट आया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब दूसरा में क्या आएगा? व्हाइट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल गिवन दैट इन द फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट बॉल वाज ड्रॉन प्लस PA2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला में मान लीजिए ब्लैक आ गया, ये भी हो सकता है ना, पहला में ब्लैक आ जाए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल गिवन दैट ब्लैक बॉल हैज ऑकर्ड। तो दोस्तों यही होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज। तो आप पहले PA1 बता सकते हैं क्या? आप इसका वैल्यू बताइए, ये तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला से पहले हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि A1 यानी फर्स्ट ड्रॉ में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल आने का? तो टोटल बॉल कितने हैं आपके? 5 बॉल हैं, राइट, और वाइट बॉल कितने हैं आपके? 2 बॉल हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5, यानी PA1 कितना हो जाएगा? 2/5। उसी तरह दोस्तों PA2 कितना हो जाएगा? टोटल हमारा बॉल कितने हैं? 5, और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी यानी 3/5, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि PV क्या होगा? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ। अब दोस्तों इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, जब आपने एक बॉल इसमें से निकाल लिया तो अब कितना बॉल बचा? अब स्टेटस क्या बनेगा इसका? अब तो एक बॉल आपने निकाल लिया, तो पहले 5 था, तो अब 4 ही ना बॉल बचेगा, कुछ भी हो, वाइट हो ब्लैक हो मतलब नहीं है, तो 4 ही बचेगा, राइट। तो दोस्तों आप ये सबसे पहले यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे निकालें, मतलब ये जो टर्म है PB/A1, ये कैसे निकालें। दोस्तों पहले ड्रॉ में क्या, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इन द सेकंड ड्रॉ गिवन दैट
व्हाइट बॉल हैज ड्रॉन इन द फर्स्ट, मतलब पहला ड्रॉ में पहला बार जो हमने निकाला वो व्हाइट बॉल निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा ड्रॉ भी व्हाइट निकलेगा? इसे ही कहते हैं हम लोग PB/A1। बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा? दोस्तों मैं बताता हूँ, जब आप दूसरा बार ड्रॉ करेंगे ना तो आपके पास कितना नंबर ऑफ बॉल है? 4 बॉल है, राइट। और पहले इवेंट में आपने क्या निकाल लिया? व्हाइट निकाल लिया, तो व्हाइट का संख्या अब क्या हो जाएगा? 1 व्हाइट और 3 ब्लैक हो जाएगा, यही होगा ना। तो फिर से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A2 हैज ऑकर्ड, इसका मतलब समझिए कि पहला ड्रॉ में हमने क्या निकाला? पहला ड्रॉ में हमने ब्लैक निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा ड्रॉ में व्हाइट आएगा? तो अब इसका स्टेटस क्या होगा कि पहला ड्रॉ में आपने क्या निकाल लिया? ब्लैक निकाल लिया ना, तो अब एक ब्लैक तो गया, तो बचा कितना? 2 व्हाइट और 2 ब्लैक, तो अब कितना बॉल बच गए? 4 बॉल बच गए। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा ड्रॉ में आपका व्हाइट आएगा? तो व्हाइट कितने हैं? 2 हैं, तो 2/4 होगा, यानी 1/2 होगा। तो आपने PA1 निकाल लिया, आपने PA2 निकाल लिया, आपने PB गिवन दैट A1 हैज ऑकर्ड निकाल लिया, आपने PB गिवन दैट A2 हैज ऑकर्ड निकाल लिया। आपको यहाँ पुट करना है, PA1 कितना है? PA1 है 2/5, PB/A1 कितना है? 1/4, PA2 कितना है दोस्तों? PA2 है 3/5, PB/A2 कितना है दोस्तों? 1/2। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 2/5। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2/5। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ये सवाल है, मैंने एक एक चीज को डिटेल में समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज वी ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम अ सफल्ड सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी दोस्तों आपके पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से आपने क्या किया कि 2 कार्ड को निकाल लिया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड कार्ड है वो क्वीन है? देखिए दोस्तों यहाँ भी वही है कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने 2 कार्ड निकाला है ना, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सेकंड कार्ड है वो क्या है? क्वीन है। दोस्तों सेम कंसेप्ट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए कि A1 एक इवेंट है, ठीक है। A1 इवेंट क्या है कि जो पहला कार्ड आपने ड्रॉ किया है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2 गए, क्वीन और सेकंड। अच्छा, 2 कार्ड, सपोज वी ड्रॉ फ्रॉम सपोज वी ड्रॉ 2 कार्ड्स, ठीक है। A1 मान लीजिए कि एक इवेंट है कि ये है पहला कार्ड जो आपने ड्रॉ किया है वो है क्वीन, और A2 जो इवेंट है जो आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया है वो है नॉट क्वीन, ठीक है। और B जो इवेंट है वो है कि दूसरा कार्ड जो आपने ड्रॉ किया है वो है क्वीन। समझ में आ गया? A1 क्या है कि पहला कार्ड, ये इसलिए कर रहे हैं कि पहला कार्ड जो हमने ड्रॉ किया है वो क्वीन है। A2 क्या है दोस्तों कि जो आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया है वो क्वीन नहीं है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद B क्या है कि दूसरा कार्ड जो आपने ड्रॉ किया है वो क्या है? क्वीन है। चलिए, तो आपने यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोस्तों जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया बस वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आपको क्या बताना है? PB बताना है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कार्ड जो आपने ड्रॉ किया है वो क्वीन है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको लिखना बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। पहले लिख दीजिए PA1 इंटू PB गिवन दैट A1 हैज ऑकर्ड। दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये A1 और ये A1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा B ना, यहाँ पे सामने B लिखा हुआ है ना, ऐसे याद करने का तरीका है, समझ रहे हैं? और है क्या वो तो आप समझ ही रहे होंगे। इसका मतलब है कि पहले तो A1 हो गया और उसके बाद A1 होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि B होगा। फिर मान लीजिए कि A1 नहीं हुआ तो A2 हो जाएगा, A2 हो गया, फिर A2 जब हो गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि B हो जाएगा। समझ रहे हैं? PA1 मतलब कि A1 हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग A1 की प्रोबेबिलिटी की पहला ड्रॉ में क्वीन आया, इनटू क्या प्रोबेबिलिटी है कि B होगा जब A1 पहले हो गया। ये आपस में कैसा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। अब पहले PA1 बताइए ना, बताइए पहले ड्रॉ में आपने एक कार्ड ड्रॉ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन आएगा। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने आपके कार्ड्स होते हैं? 52। अच्छा, कितने क्वीन होते हैं टोटल? बताइए टोटल कितने क्वीन होते हैं? 4 क्वीन होते हैं, तो 4/52 कितना हो जाएगा? 1/13। अच्छा, PA2 क्या हो जाएगा? ये तो PA1 हमने निकाला, PA2 क्या होगा कि PA2 है दोस्तों नॉट क्वीन। तो दोस्तों 4 क्वीन है तो कितने क्वीन नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों 52 में से 4 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे यही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाया था ना कि यहाँ पे देखिए A1 क्या है? A1 है क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी, और A2 क्या है? क्वीन के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो PA2 जो होगा ना वो हो जाएगा 1 माइनस PA1। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यही कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 से उसको माइनस कर लीजिए। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/13, यानी कितना हो जाएगा? 12/13। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/13।
समझ में आया? P(A2) आपको समझ में आया 12/13 कैसे निकाला? मैं ये कह रहा हूँ कि A1 और A2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। क्यों? तो यहाँ तो क्वीन आएगा या क्वीन नहीं आएगा, इसीलिए A1 A2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो यदि आपको किसी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको 1 से माइनस कर देना है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो 12/13 हमारा P(A2) हो जाएगा। अब दोस्तों PB/A1 क्या होगा बताइए? PB/A1 क्या होगा समझिए। 52 कार्ड्स थे आपके, आपने एक कार्ड निकाल लिया तो कितना कार्ड बचा दोस्तों? ठीक है, कितना कार्ड बचा? आपने क्या निकाला? क्वीन निकाला ना। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया दोस्तों? क्वीन निकाल लिया। तो टोटल कार्ड्स तो 51 ही बच गया ना। कितना बच गया? 51 बच गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो आपको 51 हो जाएगा। अब दोस्तों बी क्या कर रहा है कि फिर से क्वीन आए, फिर से क्वीन आए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिर से क्वीन आए? तो दोस्तों आप ये बताइए कि पहले में तो आपने क्वीन निकाल लिया, अब क्वीन कितना बचा इसमें? अब क्वीन इसमें से बचा 3, तो 3/51 यानी 1/17 हमारा PB/A1 हो जाएगा। अब बताइए मुझे PB/A2 क्या होगा? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपने क्वीन के अलावा कुछ और निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे में क्वीन आ जाए? तो अब बताइए डिनोमिनेटर तो 51 ही रहेगा क्योंकि एक तो कार्ड आपने निकाल लिया है, 52 की जगह 51 हो गया है। लेकिन आपसे बी कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्या आएगा? क्वीन आएगा। अभी भी क्वीन कितने हैं? 4 ही तो है, तो 4/51 होगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो PA1 कितना है? 1/13। PB/A1 कितना है? यहाँ पे है 1/17। PA2 कितना है? PA2 है दोस्तों हमारा 12/13 और PB/A2 कितना है? 4/51। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा। वही चीज़ है 3/51 को 1/17 लिखिए, 4/51 1/13 लिखिए, फिर 12/13 और 4, यही चीज़ है। चलिए तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको आंसर मिलेगा 0.0077। तो ये तरीका है दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डिटेल। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में दोस्तों कहा जा रहा है आपसे, शायद इधर छूट गया है, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। A और B जो है दोस्तों वो क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, और आपको दे रखा है PA = 0.2, PB = 0.4। आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल ऑकर टुगेदर। ठीक है, पहले इसको निकालते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि दोनों एक साथ होगा? तो दोस्तों जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग कुछ आपको रूल बताए थे, याद होगा आपको। तो सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। सो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक साथ होगा। A और B दोनों क्या होगा? एक साथ होगा। बताइए दोस्तों क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल ऑकर टुगेदर। तो देखिए बोथ विल ऑकर टुगेदर मतलब क्या हुआ? दोनों एक साथ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A, मान लीजिए A एक सेट है और ये B एक सेट है, दोनों एक है, मतलब कि ये यही वाला रीजन में दोनों लाई करेगा। तो P A इंटरसेक्शन B। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ना तो उस केस में PA/B, ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है PA, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपली याद रखिए, दो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए A और B का इंटरसेक्शन जो होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बेसिक सा फंडा है जो कि आपको याद रखना है। तो बोथ विल ऑकर टुगेदर मतलब क्या हुआ? PA इंटरसेक्शन भी आपसे पूछ रहा है, = PA × PB। ठीक है, तो दोस्तों PA × PB है। तो क्यों ऐसा किए? क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। PA कितना है हमारा? 0.2, PB कितना है हमारा? 0.4। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.08। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली B विल ऑकर, ओनली B विल ऑकर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है ओनली A ऑकर, सॉरी पहले है कि पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि केवल A हो, B नहीं हो, केवल क्या हो? A हो। मैं सही कर देता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है केवल A हो? तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी केवल A हो मतलब B नहीं हो, राइट। तो इसको किसको कहा जाएगा? B नहीं हो। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री, B को नहीं होना, राइट। तो A और B कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन, और चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसको लिख देंगे PA × B कॉम्प्लीमेंट्री। इसको आप C से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं C भी लिखा रहेगा। ठीक है,
तो आप मुझे ये बताइए कि यदि पी वी 0.4 है तो पी वी कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 1 माइनस 0.4। मैंने बताया था ना कि दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो पी ए कितना है 0.2, पी वी कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 0.6, तो 0.2 इंटू 0.6 कितना होगा 0.12, राइट। तो आपको कितना मिल गया आंसर 0.12। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 0.12। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि केवल बी हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है ओनली बी ऑकर, तो ए नहीं होगा। इसको किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट फॉर्म में, पी ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी। तो आप चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट का ये मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों पहले कि ए कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो पी ए कितना है 0.2, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 1 माइनस 0.2 यानी कितना हो जाएगा 0.8। तो ये क्या मिल जाएगा 0.8, और पी वी कितना है आपका 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, लेकिन इसी क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 विल ऑकर। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कोई भी एक हो जाए, मतलब दोस्तों यहाँ पे पी ए यूनियन बी कहा जा रहा है, कोई भी एक हो जाए। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। और इसको आप फिर लिख सकते हैं ना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंटरसेक्शन बी जो है दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ए इंटरसेक्शन बी ए इंटू बी होता है। तो बताइए कितना होगा 0.2 प्लस 0.4 माइनस 0.2 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा दोस्तों 0.6 माइनस 0.08, यानी कि दोस्तों आपको मिलेगा 0.52। ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नॉन विल ऑकर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई नहीं हो, नॉन विल ऑकर, ठीक है। ये बताइए क्या होगा। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन विल ऑकर। तो बताइए नॉन विल ऑकर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा दोस्तों। तो नॉन विल ऑकर मतलब ना ही ए हो ना ही बी हो, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट्री इसका होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला दिया है, मैं आपको दोबारा दूंगा, इसको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा 1 माइनस, ये अभी हम निकाला है 0.52, सो इट विल बी 0.48, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉपर्टीज क्या बताने वाला हूँ, अब उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एक्सपेक्टेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और वेरिएंस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वे बी एक्स। ये दो फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोस्तों एक्सपेक्टेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और सीडीएफ निकालना है एक्स का। जब एक्स का आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, देखिए एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स है, तो यहाँ पे देखिए 1 है तो एफ एक्स है 0.3, 2 है तो 0.5 है, 3 है तो 0.2 है। तो दोस्तों ये जो केस है, ये कैसा केस है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये हमारा डिस्क्रीट है, राइट। ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे पूछा गया है 3 चीज, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं बताइए। ई एक्स से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, यही करते हैं ना। तो एक कॉलम बना लीजिए ना एक्स इंटू एफ एक्स का। तो 1 इंटू 0.3 कितना होगा 0.3, 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1, 3 इंटू 0.2 कितना होगा 0.6। आप सभी को जोड़ लीजिए, तो 0.3 प्लस 1 प्लस 0.6 तो कितना हो जाएगा 1.9। तो आपने एक्सपेक्टेशन निकाल लिया। अब आते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया, एक बार एक्सपेक्टेशन लिख के अंदर का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार ई एक्स लिख के पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, यही होता है ना, माइनस कर दिए दोनों को। चलिए तो आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे पहले एक्सपेक्टेशन, ये तो हमारा वेरिएंस हो गया,
राइट। तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताइए ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैसे निकालेंगे। तो समझिए, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, मैं पूरा डिलीट करता हूँ फिर से समझाता हूँ। देखिए वी एक्स का फॉर्मूला, आपको एक चीज़ याद रखना है। देखिए जब फॉर्मूला एक बार आप समझेंगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए वेरिएंस क्या होता है यार, एक बार आपको अंदर स्क्वायर करना है, माइनस करना है, और एक बार आपको बाहर स्क्वायर करना है। अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है ना ई एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो आपका ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स होगा। समझ में आया, चलिए तो यही चीज़ है। एक्स प्लस बी जो होता है ना, इसमें क्या करेंगे, ए को बाहर ले आइए, ए टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों मैं आपको बताया था कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी जो होता है ना, इसमें ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ए स्क्वायर इंटू वी एक्स हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए x है और यहाँ पे उसकी एफ एक्स दी हुई है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो x जब 1 है तो एफ एक्स है 0.3, x जब 2 है तो एफ एक्स है 0.5, x जब 3 है तो एफ एक्स है 0.2। तो सबसे पहले चूंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, आपसे एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, CDF सब निकालने का है, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा e2x+3 और v2x+3 ये भी निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है DRV के लिए क्या होता है दोस्तों, समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0.6, और सभी को जोड़ दीजिए तो 0.3 + 1 + 0.6 यानी कितना हो जाएगा 1.9। ये हमारा क्या निकल गया, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो हमने निकाल लिया 1.9। अब दोस्तों एक्सपेक्टेशन के बाद क्या निकालना है, हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है Vx = डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है समेशन ऑफ, ठीक है। देखिए वेरिएंस का पहले बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये आप याद रखिए, बस एक चीज़ याद रखिए, अंदर में एक बार स्क्वायर कीजिए और एक बार पूरे पे स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे आप जानते हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। वैसे ही दोस्तों एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। समझ में आया, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। क्लियर है। अब जरा इसको देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर होगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो आपको बेसिक फंडा क्लियर रहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या होता है। तो वेरिएंस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये क्लियर है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स कैसे निकलेगा बताइए। तो देखिए फिर से वो टेबल बना लीजिए, यहाँ एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, ठीक है। और फिर एक कॉलम बना लीजिए एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो दोस्तों एक्स इंटू एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स 1 है तो ये एफ एक्स है 0.3, एक्स 2 है एफ एक्स है 0.5, एक्स 3 है एफ एक्स है 0.2। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 4 और ये कितना होगा 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 9 इंटू 0.2, यानी कितना हो जाएगा 0.3, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1.8। तो सभी को आप यदि ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों बताइए, तो आपको मिलेगा 4.1। समझ में है। तो ये टर्म क्या आ गया 4.1। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कॉलम हमारा, नेक्स्ट कॉलम है हमारा एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स इंटू एफ एक्स हमने निकाला है ना, कितना है 1.9, 1.9 का होल स्क्वायर कितना होता है बताइए, 1.9 का होल स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है। तो 1.9 का होल स्क्वायर आपको निकालना है यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.9 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.49। तो वेरिएंस मिल गया ना 0.49। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यही होता है ना। तो अंडर रूट ऑफ 0.49 यानी 0.7। तो हम लोगों ने अभी तक एक्सपेक्टेशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब क्या निकालना है, CDF निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों CDF का फॉर्मूला क्या होता है, CDF का फॉर्मूला होता है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इजिकल टू पी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। यही होता है ना CDF का फॉर्मूला, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि CDF कैसे निकलेगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये दो चीज़ और निकाल के बता देता हूँ कि आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 3, ये पूछा है ना। मैंने क्या बोला था, इस 2 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 3, यही होता है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना निकला है 1.9, तो 2 × 1.9 + 3 यानी कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा दोस्तों 2 × 1.9 3.8 होता है, 3.8 + 3 करेंगे तो आपको 4.1 मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 4.1। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है वेरिएंस ऑफ 2x + 3 बताने, तो इस 2 का स्क्वायर बाहर कर लीजिए और इंटू वेरिएंस x कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है और वेरिएंस x कितना होगा, वेरिएंस x हमने निकाला है ना, कितना निकाला है 0.49, तो 4 × 0.49 निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको v2x + 3 मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, अब CDF निकालते हैं दोस्तों। तो CDF कैसे निकलेगा बताइए। CDF होता है क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, CDF का फॉर्मूला होता है Fx = प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, यही होता है ना CDF। अभी मैंने आपको बताया था CDF का फॉर्मूला होता है, हाँ, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू x, यही होता है हमारा CDF का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स अब जरा देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट X लेस देन x और यहाँ पे कह रहा है फाइंड द CDF ऑफ x, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताना है आपको x का। तो उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। फिर से देखिए Fx और एक Fx का कॉलम बनाइए। x क्या है 1 है, Fx है 0.3, ठीक है, x2 है, Fx है 0.5, x3 है, Fx है 0.2। अब जरा इसका मतलब समझिए कि Fx है क्या, बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, x है। तो बेसिकली आप इसको तो यहाँ पे यही उतार दीजिए और इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, सॉरी ये 0.3 है, ये क्या है दोस्तों आपका, एक मिनट रुकिए, ये आपका 0.5, ये 0.8 हो जाएगा। और इसमें आप इसको यदि ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों बताइए, इसमें आप इसको ये ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1.0 मिलेगा, राइट। ये कॉलम आपको क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स Fx आपने कैसे निकाला ये समझ में आया। तो दोस्तों आपका फंक्शन कैसा बन रहा है, Fx का वैल्यू कितना है 0.3 है, कब 0.3 कब है, जब x का वैल्यू 1 से कम है। Fx का वैल्यू क्या है 0.8 है, 0.8 कब है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 को लेकर, ठीक है ना, और 2 से कम है। और Fx का वैल्यू क्या है Fx का वैल्यू 1 है, 1 कब है, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है और 3 से कम है। तो यही हमारा क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। चीज़ें समझ में आ गई आपको। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एक्सपेक्टेशन बताइए, वेरिएंस बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, CDF बताइए, जब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है x × Fx, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए ना, x × Fx यहाँ पे दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे बेसिक सा नियम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है, एक रूल मैंने आपको बताया था, जब एक्सपेक्टेशन आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा PMF होता है, PMF किसके लिए होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा होता है और समेशन ऑफ Fx जो होता है 1 के बराबर होता है। ये नियम याद है कि नहीं याद है आपको, प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आपका PMF और PDF का ये बेसिक सा फंडा है जो कि आपको याद रखना है और बहुत सारे क्वेश्चन इस फंडा से सॉल्व होगा। अब आइए देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो आपको x कितना है, x 0 है, x 1 है, x 2 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग Fx का वैल्यू k है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग k है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग k + 0.1 है, राइट। अब दोस्तों ये तो आपको पता है, अब क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया ना कि समेशन ऑफ Fx क्या होता है 1 होता है, ठीक है। समेशन ऑफ Fx क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो आप ये बताइए k + k + k 0.01, यही होगा ना, k + k + k + 0.1, ये किसके बराबर होगा 1 होगा। सो 3k + 0.1 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सो 3k किसके बराबर होगा 0.7 नहीं 0.9 सॉरी 0.9, तो k किसके बराबर होगा 0.3। तो आपने k निकाल लिया ना 0.3, ये मेन था, आपने k निकाल लिया 0.3। तो आपका टेबल कैसा हो जाएगा, x Fx का टेबल बताइए। तो 0 है तो 0.3 होगा, 1 है तो 0.3 होगा, 2 है तो 0.4 होगा। तो दोस्तों यही चीज़ आपको देखिए, इसीलिए k यहाँ लिखा था, आपको बस ये नियम पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ Fx 1 के बराबर होता है। ये किसके लिए होता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए होता है। यदि यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहता तो इंटीग्रेशन ऑफ x = 1 होता।
चलिए आपने अब आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 0.3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 0.8 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 1.1 हो जाएगा। यही होता है ना हमारा एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन निकल गया 1.1। चलिए पहला काम खत्म। उसके बाद हम वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, वेरिएंस का फॉर्मूला Vx इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दोस्तों ये तो अभी हमने निकाला है, एक्स इंटू एफ एक्स कितना निकला है, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स कैसे निकालें, तो यही देखिए ना आप, ये 0, ये 1 और ये 2, ये कितना है 0.3, 0.3, 0.4। तो ये हमारा x है, ये हमारा fx है। इसका स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। 0 का मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 0.3 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 1.9 हो जाएगा, तो 1.9 निकल गया इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए तो एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो ये 1.9 आया, ये 1.1 का स्क्वायर आया। आप इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे, इफ़ यू सिंप्लीफाई इट व्हाट यू विल गेट 0.69। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला वेरिएंस ऑफ एक्स। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अंडर रूट Vx निकालना है। तो क्या होगा 0.69 का अंडर रूट क्या होगा 0.83 होगा। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, आपने एक्सपेक्टेशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब बचा CDF। तो CDF के लिए एक टेबल बना लीजिए, एक्स fx और कैपिटल Fx का। x कितना है 0 है, 1 है, 2 है, fx कितना है 0.3 है, 0.3 है, 0.4 है। CDF कैसे निकालेंगे, इसको यही उतार दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0.3, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1.0। ये हमारा fx का कॉलम निकल गया। तो आपका fx क्या आ गया, कैपिटल Fx क्या आ गया 0.3। यदि x का वैल्यू जो है 0 से कम है, fx का वैल्यू 0.6, यदि x का वैल्यू 0.3 से 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, और 1 दोनों को इंक्लूडेड है, और ये आपका 1 होगा यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 2 से कम है। ठीक है, चलिए x का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा लेते हैं इस पे, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेते हैं। अब दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दे रखा है fx इज इक्वल टू 1/k, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि x जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, ये भी दे रखा है, इसका रेंज दे रखा है। आपसे पूछा है कि k का वैल्यू बताना है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x बताना है जब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप देखने से ही लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा PDF है, और PDF का नियम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था ना PDF का ये बेसिक सा फंडा है। तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 1/k इंटू dx इज इक्वल टू 1। आपको इंटीग्रेशन पता है ना कि कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है ना तो उसको ax कहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1/k बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। और लिमिट क्या है, लिमिट है a से लेके b तक, राइट। तो यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए a से लेके b। तो क्या हो जाएगा, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 1/k तो बाहर आ जाएगा, तो b माइनस a इज इक्वल टू 1, राइट, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि आप k का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों b माइनस a। So here the value of k will be what? Will be b minus a। आपने k का वैल्यू निकाल लिया b माइनस a, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, 1/b माइनस a नहीं होगा, आई थिंक इट इज b माइनस a, नॉट 1/b माइनस a। देयर इज सम मिस्टेक इन दिस एक्सप्लेनेशन। आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं बताइए। एक्सपेक्टेशन निकालते हैं दोस्तों हम लोग x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स ए से लेके b तक का इंटीग्रेशन, राइट। चलिए तो दोस्तों fx क्या निकला हमारा, fx निकला k हमारा निकला b माइनस a, तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 1/b माइनस a, राइट, क्योंकि 1/k है ना, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे a से लेके b तक इंटीग्रेट करेंगे, x का तो x ही रहेगा और नीचे हो जाएगा b माइनस a इंटू डी एक्स। फिर से कॉन्स्टेंट बाहर ले आइए तो 1/b माइनस a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका x² by 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या है a से लेके b,
तो इस 2 को भी बाहर ले आइए, तो 1/2 b माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता है ना कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बेसिक सा फंडा है, और नीचे क्या है b माइनस ए, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b प्लस ए बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि x आपका कोई रैंडम वेरिएबल है और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें n का वैल्यू दे रखा है 8, आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स जो किया है हमने 8 किया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा है 1/2। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट mod x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका प्रोबेबिलिटी, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लीजिए, क्या होता है npx इंटू पी टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। पहले ये तो लिखिए आप, यही ना होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है इसको आप n क्या है आपका, n है आपका 8, p के जगह ये p क्या है, ये आपने परमुटेशन है ना, परमुटेशन का फॉर्म ये p है, ठीक है, सॉरी यहाँ p हम गलती से लिख दिए हैं, ये c होगा, कॉम्बिनेशन होगा NCX, ये क्या होगा c होगा, ठीक है, इंटू क्या है 1/2 टू द पावर x इंटू q क्या है हमारा, अच्छा p 1/2 है तो q क्या होगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8 माइनस एक्स। क्लियर है। अच्छा, आपसे क्या वैल्यू पूछा गया, आपसे पूछा गया है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि p जो है मॉड x माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि x माइनस 4 जो है, देखिए मॉड मतलब क्या होता है कि दोनों, आपको यहाँ मॉड का सिंबल है, ठीक है, जब मॉड को हटाएंगे ना मतलब ये इसका वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगा, ठीक है, तो आप दोनों तरफ +4 कर दीजिए, यहाँ भी +4 यहाँ भी +4, मतलब यहाँ भी +4 कीजिए, यहाँ भी +4 कीजिए, यहाँ भी +4 कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x लाइन बिटवीन, मतलब x जो है वो किस रेंज में लाई करे, 2 से 6 के बीच में लाई करे। क्लियर है। चलिए, तो x का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 6 होगा। तो आप यहाँ जो x लेंगे ना, यहाँ पे समेशन होता है दोस्तों, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे x लेंगे, एक बार लेंगे 2, एक बार लेंगे 3, एक बार लेंगे 4, एक बार लेंगे 5, एक बार लेंगे 6, आप सभी को जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, p मिलेगा। ठीक है, आइए लेते हैं। तो एक बार आप क्या लेंगे, x को, पहले x का वैल्यू 2 से 6 के बीच में है, 2 और 6 इंक्लूडिंग है, ठीक है, तो एक बार आप क्या लीजिए x का वैल्यू, एक बार आप x का वैल्यू 2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8c2 इंटू 1/2, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसको आप एक और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे पता है, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं 8cx इंटू 1/2, x प्लस 8 माइनस एक्स करेंगे ना, तो आपका ये चूँकि सेम है ना, तो ये पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये मल्टी बेस सेम हो और पावर अलग हो और जोड़ेंगे तो ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8c2 इंटू 1/2 टू द पावर 8, यही होगा ना, सिंप्लीफाई करके देखिए। तो ये तो पहला वैल्यू हुआ, उसके बाद आप दूसरा वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 8c3 इंटू 1/2 टू द पावर 8 प्लस 8c4 इंटू 1/2 टू द पावर 8 प्लस 8c5 इंटू 1/2 टू द पावर 8, और 6 भी है ना, 8c6 इंटू 1/2 टू द पावर 8। अब देखिए 1/2 टू द पावर 8 तो कॉमन है, राइट। अब क्या बचा 8c2, 8c3, 8c4, 8c5, 8c6। अब ये सब निकालना आता है ना, 8c2 कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 8 बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 से, तो 4 बचेगा, यानी 28 हो जाएगा। तो 8c2 आपका कितना हो गया 28 हो गया। 8c3 कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। तो उसी तरह आप सबको निकालिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा कितना पता है 119 मिलेगा, और 1/2 टू द पावर 8 आपका कितना होता है 128 होता है। तो फाइनली आंसर आएगा 119 अपॉन 128। ठीक है, चलिए, तो आपको इस प्रकार से वैल्यू निकलेगा किसका, fx का, ये प्रोबेबिलिटी का। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, n आपको 12 n आपको दे रखा है इन्होंने 12, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है n दे रखा है 12, ठीक है, आपको p दे रखा है 1/2, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन बताइए ना, मीन बताइए क्या होगा, n इंटू पी होता है, क्या होता है 6 हो जाएगा। वेरिएंस बताएंगे आप, तो वेरिएंस क्या होता है n p q होता है, यदि p हाफ है तो q भी हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3। ठीक है, आपको मीन निकाल लिए, आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताएंगे, ठीक है।
तो अब देखिए ये तो यही चीज़ था, मीन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसका? √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1/λ। और आपका कुटोसिस यानी β2 इसका फॉर्मूला होता है 3 + 1/λ। बस आपको ये 4 फार्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बर्थ इन अ हॉस्पिटल ऑकर रैंडमली एट एवरेज रेट ऑफ 1.8 बर्थ पर आवर। यानी हॉस्पिटल में 1 घंटा में कितना बर्थ हो रहा है? 1.8 बर्थ हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 4 बर्थ इन अ गिवन आवर? 4 बर्थ इन अ गिवन आवर एट अ हॉस्पिटल, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 बर्थ हो, ठीक है, 1 घंटा में किसी हॉस्पिटल में? तो दोस्तों फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपको पता है? सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल एज्यूम कीजिए। पहला काम है रैंडम वेरिएबल एज्यूम करना। मान लेते हैं कि x जो है वो हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। x है नंबर ऑफ बर्थ इन अ आवर, 1 घंटा में कितना बर्थ है। और इसका मीन कितना है दोस्तों? मीन रेट लैम्डा जो होता है वो मीन होता है। लैम्डा क्या होता है दोस्तों? ये होता है मीन। तो मीन कितना दे रखा है? 1.8 दे रखा है, तो लैम्डा कितना है? 1.8। चलिए अब दोस्तों आपको ये पता चल गया। अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों बताइए? फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है fx इक्वल टू जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है e⁻⁻ लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, यही है ना। चलिए अब दोस्तों e कितना है हमारा? e तो आपको पता है 2.71 होता है। e⁻−1.8 इंटू 1.8 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। अब आपको क्या कर रहा है कि ऑब्जर्विंग 4 बर्थ इन अ गिवन आवर, ठीक है। तो मतलब आपको 4 बर्थ है 1 घंटा में, तो x का वैल्यू कितना लेना है आपको? 4 लेना है। तो उस केस में fx कितना हो जाएगा बताइए? e⁻−1.8 इंटू 1.8 टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, राइट। सो इसका वैल्यू यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे e की जगह क्या लिखेंगे? 2.71 टू द पावर माइनस, ये आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 1.8 टू द पावर 4। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इफ़ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 0.0723। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग मोर देन और इक्वल टू 2 बर्थ इन अ गिवन आवर एट द हॉस्पिटल। आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो 2 से ज़्यादा हो, राइट। तो 2 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि या तो 2 होगा, 2 के बराबर भी हो सकता है, या तो 3 होगा, या इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होगा, राइट। लेकिन दोस्तों ऐसे तो आप निकाल नहीं पाएंगे, इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप इसे क्या कीजिए? उल्टा कर लीजिए, 1 - p x < 2, ये भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो x < 2 में क्या आएगा? या तो p जो है x = 0 हो, या आपका x = 1 हो, यही तो हो सकता है ना। ये आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो कहीं तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फंडा पता है ना, आपको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी या तो x 2 से बड़ा होगा या x 2 से छोटा होगा। तो ये दोनों इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसान कर देता है। अभी देख रहे हैं प्रॉब्लम कितना बड़ा है, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5, x = 10, x = 100, x = इन्फिनाइट। कितना जोड़िएगा? जोड़ नहीं पाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? x < 2। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो x < 2 इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। अब तो आप इसको निकाल सकते हैं ना। तो x = 0 क्या कीजिएगा? तो फॉर्मूला पता है आपको? फॉर्मूला क्या है दोस्तों बताइए? e⁻⁻ इंटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। तो x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो e⁻⁻ इंटू लैम्डा टू द पावर 0 1 हो जाएगा, अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? e⁻⁻ हो जाएगा। जब आप x के 1 पुट करेंगे तो e⁻⁻ लैम्डा 1.8 है और लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो लैम्डा की जगह 1.8 पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.538। समझ में आ गया दोस्तों कि आपको बस फॉर्मूला याद रखना है e⁻⁻ लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ये बेसिक सा फंडा है। आपसे यदि मीन पूछे तो मीन होता है लैम्डा, यही ना है मीन, यही तो देखिए एवरेज बर्थ रेट दिया हुआ था ना। आप मैं क्यों बोला कि मीन जो है लैम्डा जो है 1.8 है, क्योंकि हमको पता है मीन लैम्डा के बराबर होता है। कैसे आया उस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको याद रखना है कि इस केस में मीन जो होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। तो एवरेज रेट जो 1.8 बर्थ पर आवर दिया हुआ है यही तो आपका मीन हो गया, ठीक है। वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस भी आपका लैम्डा हो गया, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे रखा है, मीन है 3.4 तो लैम्डा हो गया 3.4, वेरिएंस भी लैम्डा के बराबर होता है तो वेरिएंस हो जाएगा 3.4, राइट।
और आपको वेरिएंस बताना है, स्क्यूनेस बताना है, कुर्टोसिस बताना है और फिर पी एक्स इक्वल टू 6 फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए वेरिएंस ये आपका ये कितना हो गया, मीन आपका 1.6 है तो वेरिएंस भी क्या हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है 1/λ, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3.4, ये आपका स्क्यूनेस हो गया, जिसे बीटा 1 कहते हैं। बीटा 2 क्या हो जाएगा 3 + 1/λ, यही होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1/3.4, ये निकाल लीजिए। तो आपने चारों निकाल, बचा आपका पी एक्स इजिकल टू 6, फॉर्मूला यूज कीजिए e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 3.4 है, इंटू 3.4 टू द पावर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, राइट, अपॉन फैक्टोरियल 6। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 0.072 आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजरीज पर वर्किंग वीक इन अ पार्टिकुलर फैक्ट्री इज नोन टू फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, इसका मीन दे रखा है 0.4 यानी लैम्डा दे रखा है 0.5। क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पार्टिकुलर वीक में लेस देन 2 एक्सीडेंट हो, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो x इक्वल टू 2 होगा, x आपका इंटीजर है जो कि 0 से बड़ा होता है, तो या तो 0 हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, या एक एक्सीडेंट हो, यही हो सकता है ना, यही तो हो सकता है ना दोस्तों। तो 0 होगा तो क्या होगा बताइए, e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू लैम्डा टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल और प्लस e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू लैम्डा टू द पावर 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो e टू द पावर माइनस 0.5 प्लस e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है आपका, मीन है दे रखा है इन्होंने 0.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9098। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 एक्सीडेंट, तो पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये पूछ रहा है ना, ठीक है। मोर देन 2 एक्सीडेंट मतलब 2 को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, 2 से ऊपर तो बहुत हो सकता है। तो 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2, ये दोनों तो आपने अभी निकाल लिया है, कितना निकाला है 0.9098, इसके जगह लिख दीजिए 0.9098, ठीक है। बस आपको निकालना क्या है इसमें x इक्वल टू 2 के लिए, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, लैम्डा का वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे माइनस 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको सबको फाइनली वैल्यू मिलेगा 0.0144, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि इन अ 3 वीक पीरियड दे विल बी नो एक्सीडेंट, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हो 3 वीक के पीरियड में। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी दैट 0 एक्सीडेंट इन 3 वीक्स, तो 1 वीक का निकाल लीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, तो 1 वीक का क्या होगा पी एक्स इज इक्वल टू 0 और इसका क्यूब करेंगे तो आपको 3 वीक आ जाएगा, 4 वीक का रहता तो टू द पावर 4 कर दीजिए, 5 वीक का रहेगा टू द पावर 5 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन अ पेज ऑफ द डेली मर्करी हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विथ मीन 1.2, तो लैम्डा दे रखा है 1.2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ एरर ऑन पेज 4 इज 2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका एरर है पेज 4 पे वो क्या है 2 है, ठीक है। तो आपको F2 बताना है, ठीक है, x इक्वल टू 2 बताना है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही होगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.217। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ 1000 एम्प्लॉय हैज मीन इनकम ₹800 पर डे, यानी म्यू दे रखा है 800 पर दिन का, ठीक है, ये मीन इनकम है। और कितने एम्प्लॉय हैं आपके 1000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो और आपको वेरिएंस दे रखा है 400, यानी सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं ना, आपको पता है ना कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 400। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज इनकम लाई बिटवीन 750 टू 820, कितने एम्प्लॉय हैं जिनका इनकम जो है 720 से 820। अब मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। मैं आपको कोई फॉर्मूला रखने के लिए नहीं कहूँगा, आपको बस बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लीजिए, ये बना लिया आपने, ठीक है। आपको मीन कितना दे रखा है इन्होंने 800 दे रखा है, चलिए आपने 800 मीन लिख लिया। और क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन में कि जो आपका ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इनकम है वो 750 से 820 के बीच में हो, तो 750 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 820 क्या होगा, यहाँ कहीं 820 होगा। तो आप कीजिए क्या कि 750 से करस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए। जेड का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो
तो पहले इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए एक्स का वैल्यू कितना है 750, म्यू कितना है 800 अपॉन सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर यदि 400 है तो सिग्मा 20 नहीं हो जाएगा, तो अपॉन 20। इसके लिए भी निकाल लीजिए, इसके लिए कितना होगा 820 के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा 820 माइनस 800 अपॉन 20। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -50 अपॉन 20 यानी -5/2 यानी -2.5, राइट। और इसको निकालेंगे तो कितना होगा ये 20 अपॉन 20 यानी 1 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 20 अपॉन 20 यानी कि 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जेड का वैल्यू है वो किस रेंज में लाई कर रहा है -2.5 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यही है ना, ठीक है। जो जेड का वैल्यू -2.5 से 1 के जो लाई कर रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जेड टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो जेड टेबल दोस्तों आपके बुक में दिया हुआ है, इंडेक्स में दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि -2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू देखिए, तो आपको ये वाला एरिया दे देगा, ठीक है। और एक बार 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू देखिए तो आपको ये वाला एरिया देगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो -2.5 का आप जेड का वैल्यू देखेंगे ना, मैं आपको जेड टेबल बनाना भी सिखा दूंगा। तो -2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप जेड का वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.3413, आपके बुक में इंडेक्स में दिया हुआ है। और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना दोस्तों 0.4938, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0.8351। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया कि एक्स का वैल्यू इस रेंज में लाई करे। दूसरा केस में पूछ रहा है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन 700। फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, ये आपने बना लिया। ये है हमारा मीन कितना है दोस्तों, मीन है दोस्तों हमारा मीन इनकम है 800, ठीक है। तो मीन इनकम आपका कितना है 800 है, और एक्स इज ग्रेटर देन 700 मतलब 700 यहाँ पे होगा इसके आगे, मतलब कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकालिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड क्या होगा। तो दोस्तों जेड निकालने के लिए एक्स क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो 700 माइनस 800 अपॉन 20 यानी कितना हो जाएगा -100 अपॉन 20 यानी कितना हो जाएगा -5। इसको आप लिख सकते हैं कि पी जेड इज ग्रेटर देन -5, यही है ना। तो आप क्या कीजिए -5 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको -5 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू आपको मिलेगा दोस्तों 0.5, कितना मिलेगा 0.5, ठीक है। तो मतलब 0.5 जो मिला ना आपको वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। और आपको पता है कि इधर वाला जितना टोटल एरिया है वो कितना है 0.5 है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 यानी कितना हो जाएगा 1। मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों इस चीज़ को। देखिए ये आपका बेल शेप कर्व है, इस कर्व से जल्दी समझ में आ जाता है। यहाँ पे आपका मीन है, मीन कितना है दोस्तों, मीन है आपका 800, यहाँ पे आपका 700 है। आपको निकालना है ये पूरा एरिया, ठीक है। मैं दूसरा कलर को यूज करता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है जो मैं ग्रीन से सेट कर रहा हूँ ये निकला जेड टेबल से 0.5, और ये वाला जो एरिया है दोस्तों जो मैं वॉलेट से शेयर कर रहा हूँ ये चूँकि इसका बेल शेप कर्व का राइट का एरिया है ना तो ये 0.5 होगा। याद रखिएगा ये जो बेल शेप कर्व होता है ना इसके लेफ्ट का एरिया 0.5 और इसके राइट का एरिया 0.5। ये बेसिक सा क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है, टोटल एरिया 1 होना है, राइट। तो सिमेट्रिकल कर्व है तो इधर 0.5 इधर 0.5, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 0.5 यहाँ से यहाँ तक और प्लस 0.5 यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज ग्रेटर देन 760। पी क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 760। फिर से बना लीजिए बेल शेप कर्व, ये बन गया। ये यहाँ पे हमारा क्या है, मीन है। मीन कितना है हमारा 800 है। कहाँ से पूछूँ, आगे पूछ रहा है 760 से, यहाँ कहीं 760 होगा। तो आपको ये पूरा एरिया बताना है। इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। इसको 2 भाग में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको एक एरिया ये वाला निकाल लीजिए, ये वाला, और प्लस जैसे आप ये एक एरिया इधर का निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एरिया निकालने के लिए जेड का वैल्यू निकाल लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग 760 के कॉरस्पॉन्डिंग। क्या होगा 760 माइनस 800 अपॉन 20 कितना हो जाएगा -2, है ना। जेड कितना हो जाएगा -2। तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 0.4772। क्या मिलेगा 0.4772। और 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि जेड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये आधा तो एरिया 0.5 है तो उसमें 0.5 जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.9772, ठीक है। चलिए तो ये आपसे पूछ रहा है कितने इम्प्लॉयज़ हैं, तो ये तो एक इम्प्लॉय के लिए डाटा है ना, एक इम्प्लॉय का इनकम है ना, हर इम्प्लॉय कितने 1000। तो इस 0 पॉइंट देखिए आपने जो डाटा निकाला है 0.977, तो ये एक इम्प्लॉय के लिए निकाला है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, मीन निकला है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या एवरेज इनकम क्या मिल जाएगा 9772, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डील करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन है लाइफ ऑफ टॉर्च बैटरी। अब देखिए ये सिंबल का क्या मतलब है, ऐसे आपको लिख देगा, आप मतलब समझिए इसका। तो दोस्तों इस सिंबल का मैं मतलब बताता हूँ। इसमें पहला जो अक्षर रहता है वो म्यू होता है और दूसरा जो अक्षर होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। प्लीज रिमेंबर, जब भी आपको ऐसा दिखे ना n और 50,9, ये n मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 50 मतलब म्यू, 50 मतलब क्या होता है म्यू, म्यू मतलब मीन, और n क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ। इस सिंबल का मतलब समझिए, एग्जाम में हो सकता है आपको सिंबल पूछ दे, n लिख दे और यहाँ पे 50 लिख दे और यहाँ 9 लिख दे। n का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 50 का मतलब म्यू यानी मीन, और n 9 का मतलब सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपके सामने ये लिख दिया है n 50,9। अब आपसे सवाल पूछा गया है पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 53। तो पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लीजिए। यहाँ पे मीन कितना है आपका, मीन है 50, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर 9 है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। सिग्मा स्क्वायर 9 है तो सिग्मा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। चलिए तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स जो है 53 से ज़्यादा है, यही पूछ रहा है ना। चलिए तो कैसे पता करेंगे 53 ज़्यादा है, तो सबसे पहले यहाँ ग्राफ में दिखाइए 53 कहाँ पे है। यहाँ 53 है, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। समझिए बात को, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आपका। तो दोस्तों देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, आपको ये एरिया निकालना है ना। तो इसमें क्या कीजिए कि ये आपको पता है ना दोस्तों, ये जो बेल शेप कर्व है ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये टोटल एरिया तो आपको पता है कितना है, कितना है 0.5 है। उसमें से आप क्या कीजिए कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको घटा दीजिए। अब आप पूछेंगे ये एरिया कैसे निकालें, तो दोस्तों जेड टेबल का यही तो काम आता है। जेड टेबल जेड टेबल यही बताता है ना कि ये जो सीधा लंबवत रेखा है इससे कितना एरिया है इस पॉइंट तक का। तो टोटल 0.5 में से इसको घटा देंगे तो ये एरिया नहीं मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। आइए करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आप 53 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा 53 कॉरस्पॉन्डिंग का वैल्यू, तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही होता है ना। तो एक्स कितना है आपका, एक्स कितना है 53 है, म्यू कितना है आपका 50 है, सिग्मा कितना है आपका, सिग्मा स्क्वायर 9 है तो सिग्मा 3 हो जाएगा। तो 3/3 क्या होता है 1 होता है, तो जेड निकल गया ना 1। अब आप जेड टेबल में जाइए और देखिए जेड इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रहा है। तो आपको मिलेगा दोस्तों जेड इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना पता है आपको, वो मिलेगा आपको 0.3413। क्या मिलेगा 0.3413, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.3413। समझ में आया दोस्तों, 0.3413 मिल गया, उसको 0.5 से घटा दीजिए तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरीके से मैं समझाया, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। अभी हमारे पास n है, ठीक है, n 50,9 है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल। ये क्या है दोस्तों, हमारा नॉर्मल वेरिएबल है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसे, हम इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये म्यू है, ये क्या है हमारा सिग्मा स्क्वायर है। मैंने क्या बताया था कि यदि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसका म्यू 0 होता है, तो पहला टर्म तो आप 0 लिख दीजिए, लेकिन जो दूसरा टर्म आप लिखिएगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो जेड निकाल लीजिए ना। जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही होता है ना, ठीक है। तो वही क्या है, क्वेश्चन बुक में देखिएगा तो यही काम किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, वो कंसेप्ट को उसी को यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 45। चलिए पहले डायग्राम बनाइए। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है डायग्राम बनाना। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। चलिए यहाँ पे हमारा मीन है, मीन कितना है 50 है। अब 45 कहाँ होगा, 45 कहीं यहाँ होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, पी एक्स लेस देन 45, मतलब नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब ये वाला एरिया कैसे निकालिएगा, तो इसको आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए ये पूरा, ठीक है, ये पूरा मतलब कि ये वाला पूरा हो गया, और माइनस 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 ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये मिल जाएगी 50 45। तो आप पहले ये एरिया कितना है बताइए, हाउ मच इज दिस एरिया, तो ये एरिया है आपका 0.5, और ये एरिया कैसे निकलेगा, जेड टेबल से निकलेगा। तो सबसे पहले 40 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकालिए। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स कितना है 40 है, म्यू कितना है, म्यू है दोस्तों आपको दिया हुआ है म्यू 50, मीन 50 है, और सिग्मा कितना है 3। तो 40 माइनस 50 कितना होता है -10/3, राइट। सो दिस विल गिव यू -10/3 कितना होता है दोस्तों 1.67, राइट 1.67।
सॉरी 45 है, हाँ 45 40 लिख रहे हैं, तो -5/3 होगा 1.67 होगा। ठीक है, तो आपको मिल गया जेड का वैल्यू -1.67। तो आप जरा टेबल में जाइए, जेड टेबल में जाइए और देखिए कि 1.67 के लिए क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो जो वैल्यू मिलेगा ना वो आपको मिलेगा 0.4525। कितना मिलेगा? 0.4525। मतलब इसका एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है 0.4525 है, उसको 0.5 से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितना मिलेगा? 0.0475। थर्ड केस है पी एक्स लाइंग बिटवीन 53 एंड 55। फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कीजिए। ये हमारा मीन हो गया, यहाँ पे 50 है और 53 और 55 है ना, मैं फिर से गलत ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी करेक्ट चेंज द पेन। देखिए ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहाँ पे हमारा मीन है, कितना मीन है? 50 है, तो 53 कहीं यहाँ होगा और 55 कहीं यहाँ होगा। आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, राइट। तो कैसे एरिया निकालिएगा? तो इसको आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली आप क्या करेंगे, बहुत सा सिंपल चीज़ है, आप समझिए। ये है हमारा 50, ये है हमारा 55, तो ये पूरा एरिया निकाल लीजिए और उसमें से ठीक है, ये है हमारा 50 और ये है हमारा 53, ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? तो जेड निकाल लीजिए ना 55 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 55 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड कितना होगा? 55 माइनस म्यू कितना है हमारा? 50/3 कितना हो जाएगा? 1.67। 1.667 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड टेबल से आप निकालिए प्रोबेबिलिटी कितना है, और फिर आप इसके लिए निकाल लीजिए 53 के लिए जेड का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 53 माइनस 50/3 यानी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लीजिए। तो आपको निकालना है 1.67 के कॉरस्पॉन्डिंग और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक मिलेगा आपको 0.4525 और एक मिलेगा आपको 0.3413। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा 0.0012। समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार से हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए